बस हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना आएगा 23 लाख माइनस 60,000 माइनस 1 लाख माइनस 4 लाख एंड माइनस 1 लाख। ये आ गई हमारी कैपिटल 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,64,000। उसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा 1,64,000 इंटू कितना परसेंट बोला हुआ है 10%, सॉरी 16,40,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और कितना दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 लाख। तो 4 लाख माइनस 1,64,000 कितना आएगा 2,36,000। यहाँ पर आ जाएगा गुडविल इज इक्वल्स टू ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है हमें 3 ईयर, 2,36,000 इंटू 3 कैलकुलेट करेंगे। $1,08,000। और ये वाला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सब आप होशियार हैं तो आ ही गया होगा आपको। चलिए बता देता हूँ, मजबूरी है मेरी। दिया हुआ है 16, 17, 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। नेट प्रॉफिट पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। 1,01,000, 1,24,000, 1 लाख और 1,40,000। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है ऑन 1 दिसंबर 2013। ना इम्पोर्टेंट है कि डेट की तरफ हम ध्यान दें। कौन सी डेट है दिसंबर 2018 है, मतलब साल के बीच में कहीं कुछ हो रहा है। A major repair was made in respect of plant incurring 30,000 which was charged to revenue। मतलब क्या है मेजर रिपेयर है। मेजर रिपेयर से वो ये बताना चाह रहा है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एसेट था, लेकिन हमने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, मींस हमने उसे एक्सपेंस ट्रीट कर दिया है। सो एक एसेट है जिसको आपने P&L में डाल दिया है, मींस आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है। तो मुझे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 30,000 को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस नहीं था पर मैंने उसे एक्सपेंस ट्रीट कर दिया है। तो ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, 1 दिसंबर 18 है, तो ये कौन से ईयर में आएगा 18-19 में आएगा। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं 30,000 को प्लस कर दूं। इस प्लस करने से हुआ क्या, जिसको मैंने एक्सपेंस माना था वो हट गया और अब ये मेरा एसेट बन गया है। The said sum is agreed to be capitalized for goodwill, मतलब उसे एसेट मानना था। कैपिटलाइज मतलब कोई भी चीज कैपिटलाइज हो रही है मतलब उसे बैलेंस शीट में डालना है। सो इसको हमें कैपिटलाइज करना था सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि पहले हमने इसको एसेट नहीं माना था तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा, तो अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगेगा। सो मैंने रफ में यहाँ पे बना लिया बुक वैल्यू और डेप्थ। पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ, पहले 18-19 ईयर और फिर 19-20 वाला ईयर। 18-19 में वैल्यू थी 30,000, अब डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, 1 दिसंबर मीन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो 30,000 इंटू 10% इंटू 4/12, 1,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा आपका। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर बुक वैल्यू हो जाएगी 29,000। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसलिए हमें डेप्रिसिएशन 10% नेक्स्ट ईयर में लगाना पड़ेगा और वो लगेगा 2,900।
सो पहले डेप्रिसिएशन नहीं लगा था, तो अब डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2900 और इधर भी इधर माइनस 1000 और इधर माइनस 2900। समझ में आया? नेक्स्ट बोल रहा है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31st March 18 वाज ओवर वैल्यूड। 31st March 18 मतलब 17-18 वाला ईयर आएगा। बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यू था। हमने पढ़ा था अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इट मीन 17-18 का प्रॉफिट मुझे ज्यादा दिख रहा होगा। अब मैं कम कर दूंगा तो माइनस 12,000। और मैंने आपको ये बताया था फिर ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मीन्स ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा। अब मुझे प्लस करना पड़ेगा, और नहीं भी तो मैंने आपको रटने के लिए बता दिया था कि अगर एक साल में माइनस है तो नेक्स्ट ईयर में प्लस हो जाएगा। सो कॉन्सेप्चुअली अगर नहीं समझ में आया तो भी पूछ लीजिए। रटना तो इजी है, एक साल में माइनस तो दूसरे साल में प्लस। सर हाँ जी सर, इस चीज में एक डाउट है सर, ये क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का। क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक निकाला था तो हमने बाकी चीजों को कांस्टेंट क्यों रख दिया था? कांस्टेंट नहीं रखा था, बाकी चीजों में कोई मिस्टेक नहीं है इसलिए कांस्टेंट रखा था। उसके बाद फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड वाले पार्ट में आपको बोल रहा है, एक मिनट रुकिए, ये इसको मैं यहां से हटा देता हूं। थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है? टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस ऑफ 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मतलब ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट कॉस्ट आप पहले नहीं लगाते थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको अब से मैनेजमेंट कॉस्ट को भी कवर करना है तो एनुअल चार्जेस लगाने हैं 24,000। मतलब हर साल 24,000 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो सिंस हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पुराने ईयर्स में से भी इस 24,000 को माइनस करना पड़ेगा। बिकॉज आपको क्या करना है, आपको सारे प्रॉफिट्स को नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज मतलब जो चीज अभी होती है अज्यूम करेंगे वो चीज पहले भी होती नहीं थी, बट गुडविल आज आप आज कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको आज के कंटेक्स्ट में निकालना है। सो यू वांट टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि बाकी ईयर्स में भी अगर हमने मैनेजमेंट कॉस्ट कवर की होती तो प्रॉफिट कितना होता। और मैनेजमेंट कॉस्ट जो है हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होता है, इसलिए हमने इसको माइनस करना है सब सालों में से। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब फोर्थ वाला था थोड़ा सा चैलेंजिंग। फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है? अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹10,000 was sold for ₹11,000 but the proceeds were wrongly credited to profit and loss account. No effect has been given to rectify the same. Depreciation is charged 10% reducing balance method. सबसे पहले तो ये देख लिए कौन से साल में हुआ, 1 अप्रैल 17। सो ये सेकेंड ईयर से शुरू होगा। नाउ ये बोलना क्या चाह रहा है कि आपने एक मशीन सेल करी है 10,000 की, जिसको आपने सेल करा है 11,000 पे। इट मींस अगर मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करूं तो जो टोटल सेल वैल्यू है मेरा वो 11,000 है, कॉस्ट उसकी 10,000 है और 1,000 जो है उसका प्रॉफिट है। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या ये प्रॉफिट ऑन सेल प्रॉफिट में से माइनस होगा? देखो इसने क्या किया है, इसने क्या करा है, 10,000 का जो एसेट है उसको 11,000 पे सेल करा और जो 11,000 है वो पूरा का पूरा उसने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लिया। जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ये 10,000 जाकर मशीन में से माइनस होना चाहिए था और ये जो प्रॉफिट है ये P&L में जाकर प्लस होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को ही कंसिडर करते हैं। ये एक्चुअल में होना चाहिए था, पर इन्होंने क्या करा है, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया है। 11,000 प्लस कर दिया वहां जाकर। इसका मतलब क्या, उन्होंने 10,000 भी प्लस कर दिया है प्रॉफिट में और 11,000 भी प्लस कर दिया है प्रॉफिट में। नाउ
इतना तो हमें समझ में आता है कि ये 10,000 जो है वो प्रॉफिट में प्लस नहीं होना चाहिए था। यस और नो? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट में से 17-18 के प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा 10,000। ये समझ में आया? ठीक है। फिर ये जो प्रॉफिट है ये 1000 का, ये तो P&L में प्लस होना चाहिए था, पर क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर आपको याद हो, है ना, तो हम क्या करते थे, उस प्रॉफिट को भी माइनस करते थे। तो इस 10,000 को तो माइनस करना ही है, मुझे 1000 को भी माइनस करना पड़ेगा। मींस मुझे पूरा का पूरा 11,000 प्रॉफिट में से हटाना पड़ेगा। ये समझ में आया? किसी को इसमें डाउट? सर प्रॉफिट को क्यों माइनस किया है, एक बार समझा दीजिए। किसको माइनस करना चाहिए, किसको माइनस करना चाहिए था? कॉस्ट मशीन के अमाउंट को। मशीन को माइनस करना चाहिए था ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मशीन को माइनस करना चाहिए था, पर आपने गलती से इसको कहां से माइनस कर दिया है? आपने इसको गलती से प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर दिया है और प्लस कर दिया है। तो आपको क्या करना चाहिए था, क्योंकि सेल हुआ है एसेट, उसे मशीन में से माइनस करना चाहिए था, पर आपने उसे प्रॉफिट में जाकर प्लस कर दिया है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसे प्रॉफिट में से वापस माइनस करोगे 10,000 को, और मशीन में से भी 10,000 को माइनस कर दोगे, क्योंकि पहले माइनस नहीं हुआ था। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं कि भैया 11,000 जो है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट में प्लस हो चुका है। इसमें से 10,000 तो कॉस्ट वाला पार्ट है, वो मशीन में से माइनस होना चाहिए था, पर हमने प्रॉफिट में जाकर प्लस कर दिया, तो उस 10,000 को तो मुझे हटाना ही है। प्लस इसका जो प्रॉफिट हुआ है 1,000 का, वो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है, उसे भी मुझे हटाना पड़ेगा। तो पूरा 11,000 मैं प्रॉफिट में से हटा दूंगा। अब क्या हुआ, मशीन में से ये 10,000 हटना चाहिए था, पर पहले हमने इसको मशीन में से हटाया नहीं था। इट मींस आज तक मैं 10,000 पर ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाते आया हूं। मतलब क्या, अज्यूम करो आपकी मशीन 40,000 थी और उसमें से 10,000 की सेल हो गई, तो आपको डेप्रिसिएशन कितने पे लगाना चाहिए था, 30,000 पर आपने क्या किया है, आपने ये वाला 10,000 मशीन में से माइनस किया ही नहीं है। मींस आज तक आप डेप्रिसिएशन कितने पे लगाकर आए हो, 40,000 पे। इट मींस आपने 10,000 पर ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया है। तो जो ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है उसे मुझे वापस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करूंगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो मैं यहाँ बुक वैल्यू लिख लूंगा और इधर डेप्रिसिएशन लिख लूंगा। और कहानी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 17-18 से। 18-19 में भी जाएगा इसका इफेक्ट और 19-20 में भी जाएगा इसका इफेक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू थी कितनी, 10,000 पे ज्यादा डेप्रिसिएशन लग गया है। कौन सी डेट को, 1 अप्रैल को, मतलब पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000। तो बुक वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर 9,000, तो 900। फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगी 81,000, तो 810। तो मुझे 17-18 में से, जहां से मैंने 10 और 1 माइनस करा था, वहां मुझे एक और बार 1 माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट ईयर मुझे -900 करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर मुझे 810 माइनस करना पड़ेगा। एक बार देखिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए। सर हाँ जी, 17-18 में जब मशीन सेल कर दी अपन ने, तो डेप्रिसिएशन तो माइनस हो चुका होगा ना पहले ही। बेटा कौन सी डेट को सेल करी अपन ने, 1 अप्रैल को करा है। अच्छा, पूरे साल का फिर लगाया उस पर, तो पूरे साल का हमने लगा दिया होगा। था तो प्लस होगा ना फिर। ओह यस यस, सॉरी, ओके, ये सारे सालों में प्लस होगा। ओके सॉरी, आई फॉरगॉट, क्योंकि हम माइनस कर चुके हैं, अब हमें उसका इफेक्ट हटाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। देखिए, आप ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, अब आपको उसे हटाना है, तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा।
ठीक है, किसी को डाउट? देखिए ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैंने आपको समझाया, आपको लगेगा कि मैं समझ में आ गया है, लेकिन जब तक आप खुद अगेन उसके ऊपर दिमाग पर्सनली अकेले में बैठकर नहीं लगाएंगे तब तक वो 100% क्लियर नहीं होगा। मैं इसलिए चाहता था कि पहले मैं इसको 3 स्टेप्स में करवाना चाह रहा था कि पहले आप दिमाग लगाएं, फिर मैं बताऊंगा और फिर से अब आप दिमाग लगाएं, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब देखिए, अब आ गया, आपका आंसर आ गया है, इसको हटा देता हूं मैं। ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए, फॉर्मूला सही लगा है? हाँ, ये वेट्स आ गए, प्रोडक्ट टोटल आ गया, प्रोडक्ट टोटल आ गया डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आ गया 104,234। और ईयर ऑफ परचेज क्या बोला है? 3 years of purchase, तो goodwill will be equals to 104,234 multiplied by 3। तो 312,702 हमारा गुडविल आ जाएगा। क्लियर है सबको? अब आते हैं लास्ट मेथड पे। हमने कौन कौन सा मेथड सीख लिया? हम लोगों ने सिंपल एवरेज सीख लिया, वेटेड एवरेज सीख लिया, सुपर प्रॉफिट सीख लिया। ठीक, नाउ कैपिटलाइजेशन, लास्ट मेथड। लास्ट मेथड क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। अब नहीं, ये मेथड जो है ना, ये फर्जी मेथड है। मीन्स जिन्होंने इसको बनाया था उन्होंने क्या कर, अच्छा मेथड है, प्रैक्टिकली यूज भी होता है, बट व्हाई आई एम सेइंग कि फर्जी मेथड है? बिकॉज इन्होंने कुछ नया नहीं बताया। इन्होंने सुपर प्रॉफिट मेथड को ही हल्का सा मॉडिफाई दूसरे एंगल से बता दिया। ठीक, दोनों के बीच में पहले मैं आपको बता देता हूं कंपैरिजन कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में। पहले सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है? सुपर प्रॉफिट बोलता है कि दो लोग हैं, ए और बी, इनकी कैपिटल सेम है। मैंने 1 लाख रुपए लगाकर मैंने 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया और 12,000 का प्रॉफिट अर्न किया। एक नॉर्मल पर्सन जो है, वो नॉर्मल पर्सन या इंडस्ट्री में कोई भी पर्सन है, वो भी अगर 1 लाख लगाएगा तो वो 10% कमाएगा, दैट इज 10,000 कमाएगा। सो क्योंकि मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है 2,000 अर्न कर रहा हूं, इसलिए मेरा गुडविल है। सो यहाँ हुआ क्या? कैपिटल को सेम ले लिया गया, प्रॉफिट को कंपेयर किया गया। मतलब जितना पैसा लगा के मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उतना ही पैसा अगर एक इंडस्ट्री में नॉर्मल पर्सन लगाए या नॉर्मली कितना मिलेगा उसको कंपेयर कर लो, तो अगर मैं नॉर्मल रिटर्न से ज्यादा कमा रहा हूँ तो मेरा सुपर प्रॉफिट है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि कैपिटल सेम है, प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं। कैपिटल सेम है, प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड जस्ट उल्टा है इसका। वो बोलता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऐसा बोलता है दोनों कंपनियां हैं, ए और बी, प्रॉफिट मैं भी 10,000 कमा रहा हूं और बी भी 10,000 कमा रहा है, लेकिन मैंने जो कैपिटल लगाई है, मैंने कैपिटल लगाई है 80,000 और इसने कैपिटल लगाई है 1 लाख। तो क्योंकि मैंने कम पैसा लगाकर उसके जितना प्रॉफिट कमाया है, इसलिए मेरी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी गुडविल है। तो कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 20,000, ये मेरी गुडविल हो गई। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉफिट दोनों सेम है। मैं भी 10,000 कमा रहा हूं, आप भी 10,000 कमा रहे हो, ठीक है। मैं भी 10,000 कम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यार मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आपने बोला मैं भी एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, लेकिन मैंने बोला मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ता हूं, आपने बोला मैं 6 घंटे पढ़ता हूं। तो हुआ क्या? मैं 2 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप 6 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो हु इज बेटर?
जिसने कम यूज किया है, जिसने कम टाइम लगा है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहाँ है भी यही है कि मैं भी 10,000 कमा रहा हूँ, एक नॉर्मल पर्सन भी 10,000 कमा रहा है, पर मेरी कैपिटल उससे कम है, मतलब मैं कम पैसा लगाकर ज्यादा उसके जितना प्रॉफिट कमा ले रहा हूँ। तो जितना पैसा मैं कम लगा रहा हूँ वो क्यों कम लगाना पड़ रहा है? क्योंकि मेरी मार्केट में उतनी वर्थ है, जिसके कारण मुझे वो पैसा कम लगाना पड़ रहा है। सो सुपर प्रॉफिट मेथड में आप प्रॉफिट्स को कंपेयर करते थे, कैपिटलाइजेशन मेथड में आप कैपिटल को कंपेयर करते हो। ठीक है, ठीक। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि सर कैलकुलेशन कैसे होगा। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि हमें कैपिटल को कंपेयर करना है। सो द प्रॉफिट फॉर्मूला इज, हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं कैपिटलाइजेशन में? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या फॉर्मूला होगा? गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल यहां पे लिख लेता हूं। टोटल एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, इतनी कैपिटल एक नॉर्मल पर्सन ऑफ इंडस्ट्री यूज करता है टू अर्न माई लेवल ऑफ प्रॉफिट्स। जितना प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं उतने प्रॉफिट को कमाने के लिए एक नॉर्मल इंडस्ट्री में कोई नॉर्मल पर्सन है वो जो लगाता है उसको बोलते हैं टोटल कैपिटल। इन शॉर्ट, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। और एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल मतलब, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल मतलब द कैपिटल ऑफ आवर बिजनेस। मेरी कितनी कैपिटल है? ये टोटल एडजस्टेड कैपिटल वो है, एक नॉर्मल पर्सन इतना कैपिटल लगाएगा मेरे प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और मैं कितना लगा रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है टोटल एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगी और एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगी। टोटल एडजस्टेड कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा, कैसे निकालोगे आप? यहां पे लगाओगे फॉर्मूला, आप उठाओगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उल्टा फॉर्मूला लगा रहे हो, मींस यू आर कन्वर्टिंग द प्रॉफिट्स इनटू कैपिटल। इसी को ही कैपिटलाइजेशन बोला जाता है, कन्वर्टिंग द प्रॉफिट्स इनटू कैपिटल। कैसे करते हैं? उल्टा कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो आप जैसे ही ये फॉर्मूला लगाओगे आपका क्या आ जाएगा? टोटल एडजस्टेड कैपिटल। फिर आप अपनी कैपिटल निकालोगे, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। ठीक, ये एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल आप कैसे निकालोगे? सेम एज वी हैव कैलकुलेटेड द कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। बस वही तरीके से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो मैं इधर ब्रैकेट में लिख लेता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। वही टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और अगर लायबिलिटी अप्रोच से आएंगे तो कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो जो कल हमने लास्ट क्लास में हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, तो इस फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है गुडविल आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया, मैं बताता हूँ, इजी सा क्वेश्चन पहले हम करते हैं।
चलिए, सो क्या बोल रहा है ये, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 3 लाख। आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है, 3 लाख का प्रॉफिट है। टोटल टेंजिबल एसेट्स आर 20 lakh and outside liabilities are 8 lakh. In the same type of business, the normal rate of return is 10%. मतलब एक इंडस्ट्री में नॉर्मली एक आदमी 10% का प्रॉफिट कमाता है। किसका? ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपनी खुद की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। आप इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। और उसका फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में कोई फिक्टिशियस एसेट दिया नहीं हुआ तो मैं इसलिए फॉर्मूला में लिख नहीं रहा हूँ। सो एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल विल बी इज इक्वल्स टू, आपका टोटल एसेट्स था 28 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे 8 लाख। सो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 20 लाख। मतलब मुझे 20 लाख रुपीज मैंने बिजनेस में कैपिटल। अब हम निकाल कैपिटल इतनी एक नॉर्मल पर्सन को लगानी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम कितने प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 3 लाख। मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो उसको उल्टा कर दो, इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपका आ जाएगा 30 लाख। मतलब मैं 3 लाख प्रॉफिट कमाता हूं ना, तो एक नॉर्मल इंडस्ट्री में 3 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको 30 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉय करा है 20 लाख, तो मैंने कम करा है 10 लाख रुपए, वो मेरा गुडविल हो जाएगा। सो गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। टोटल माइनस एक्चुअल कैपिटल है मेरी 20, so goodwill will be is equals to 10 lakh। ठीक है, चलिए एक इजी सा क्वेश्चन आप कर लीजिए। किसी को कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, लॉजिक में? कैलकुलेशन तो ठीक है, फॉर्मूला पता चल जाए तो हो जाएगा। देखिए मैं बार बार बीच में भाषण देता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको यही बोल रहा हूं, आप मुझे याद करोगे। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं बच्चों, कॉन्सेप्ट ही लाइफ में काम आ जाएगा। आप रट के आप क्वेश्चन सॉल्व करके ले आइए 90, 95, तो सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने स्टूडेंट्स को देखा है, 95, 96 अकाउंट्स में जो बच्चा मार्क्स लाया है, आज वो क्या कर रहा है, फालतू बैठा हुआ है। ओवरऑल परसेंटेज 92 है, क्या कर रहा है आज, फालतू बैठा हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट। जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो, जब आपको तरीके पता होते हैं, जब आपको पता होता है कि ये क्यों हो रहा है ना, तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर पता नहीं क्या ऑटोमेटिकली सेल्फ डेवलपमेंट होता है। तो आप हमेशा एक्सीलेंस के पीछे भागने की कोशिश करते हो। तब आपका गोल कुछ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर गोल नहीं रह जाता है। तब आपको लगता है मैं जो करूँ मैं छोड़ दूँ, मतलब पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। तब आपका एटीट्यूड लेवल अलग टाइप का बन जाता है। तब आप ये चाहते हो यार ये हुआ तो क्यों हुआ, जब मेरे दिमाग में घुसना चाहिए, है ना, कोई नहीं रोक सकता। मैं हमें अपने रास्ते, मतलब फिर वो जो लोग बोलते हैं ना मेरी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, मेरी जिंदगी में ये नहीं, उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही पता चलता जाता है, मतलब होता जाता है, खुद ही पता चलता जाता है कि यार ये करना, अब ये करना, अब ये करना है। इसलिए मैं आपको स्ट्रेस करता हूँ। सिर्फ ये क्वेश्चन 3-4 सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है, क्या आप में से किसी ने फॉलो किया? मैं आपको बोलता था कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं उसके पहले थ्योरी पढ़ो, पढ़कर बैठो क्लास में, आप मेरी बातों को रिलेट कर पाओगे। नहीं कर पाते हो, क्लास के बाद आप थ्योरी पढ़िए, आप बुक पढ़िए, बुक में देखिए लिखा क्या हुआ है। हमारा बुक पढ़ने का स्टाइल पता है आपको क्या है? जो आप लोगों का बुक पढ़ने का स्टाइल है, अकाउंट्स की बुक, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, तो आप क्या करते हो, आप बुक में क्वेश्चन सर्च करते हो।
कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है तो मैं सॉल्व करूं, देखूं डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं। ये इंटेलिजेंट, जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति बता रहा हूं। वो क्वेश्चन ढूंढते हैं, अच्छा क्वेश्चन ढूंढूं। मैं ये देखता हूं कि वो जो क्वेश्चन है ना, मैं ये चाहता भी हूं कि मेरे बच्चे भी ये करें। वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से, क्वेश्चन के नोट्स रीड करें, क्वेश्चन के आसपास जो थ्योरी दी हुई है उसको रीड करें, तब जाके आपको पता चलेगा यार एक्चुअली पढ़ाई होती है। बाकी तो आपकी मर्जी है, देखिए हर कोई चल रहा है जिंदगी में। मैं अपने स्टूडेंट्स का वेल विशर अपने आप को मानता हूँ, इसलिए मुझे जो लगता है मैं बोल देता हूँ। काफ़ी बच्चे हैं जिनको बुरा लगता है, पर मैं बंद नहीं होऊंगा। मेरा काम नहीं मानना आपका काम है, बोलना मेरा काम है। अभी हमने करा कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो फिर किसी ने इनको उंगली करके बोला, क्या तुम लोग फिर वही बात कर रहे हो, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाल रहे हो? बेटर ये होगा कि आप सुपर प्रॉफिट से निकालो। बट अगर कोई मुझसे पूछे विच इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो मैं यही बोलूंगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, दीज आर द बेस्ट मेथड जो लॉजिकली दिमाग पे बिल्कुल चोट करते हैं। ठीक है ना? सो दिस इज माय वर्डिक्ट, बट हम कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। सो नाउ द मेथड इज तो कैपिटलाइजेशन के अंदर भी दो होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बड़ा इजी सा फॉर्मूला है इसका, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। खत्म। मतलब अब यहाँ पे कैपिटल को आपको माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं माइनस करना? आप कोई मुझसे पूछता सर इसमें क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं? क्योंकि आपने यहाँ कौन सा प्रॉफिट लिया, सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स आप एवरेज और नॉर्मल को पहले ही माइनस करके ही प्रॉफिट लेकर आ गए हो। उसको बस कैपिटलाइज कर दीजिए, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गुडविल कितना है। तो गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट को इनटू 100 बाय एनआरआर कर दो। हमें पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकल रहा है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें पता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉय निकाल लीजिए, उसका डिटेल फॉर्मूला हमने देखा है, इनटू एनआरआर ऑन 100। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम चारों मेथड लगाकर देखते हैं जो हमने सीखे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहला एट 3 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है, 3 years ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चारों चीजें इसने एक ही क्वेश्चन में दी दी। अब देखिए हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें दिए हैं प्रॉफिट्स 1, 2, 3 सालों के, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, एक एक्सपेंस दिया है रिम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विसेज एज अ चार्ज, ओके, एंड एसेट्स दिए हैं और लायबिलिटीज दिए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब एवरेज, पहले एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या ले लेंगे, इधर ईयर ले लेंगे, इधर प्रॉफिट्स ले लेंगे नेट प्रॉफिट, और इधर एडजस्टमेंट ले लेंगे क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। ठीक, अब ईयर कौन कौन सा दिया हुआ है, 17, 18, 19 एंड 19, 20, 3 साल दे दिए। नेट प्रॉफिट देखिए कितना दिया है, 225,000। नेक्स्ट ईयर में लॉस है -187,500,
एंड थर्ड ईयर में अगेन प्रॉफिट है 637,500। अब एडजस्टमेंट क्या करना है? एडजस्टमेंट में देखिए डी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विसेज एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब पहले हम ये रेम्यूनरेशन नहीं देते थे, अब बोल रहा उसको चार्ज ट्रीट करिए, तो हमको देना पड़ेगा। ठीक, कितना है 3750 पर मंथ एंड ईच पार्टनर। और टोटल पार्टनर्स कितने हैं ऊपर देखें, राम एंड रहीम 2 पार्टनर हैं। ठीक, सो अब मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, रेम्यूनरेशन 3750 पर मंथ है इनटू 12, तो ये एक पार्टनर की आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2, तो आ जाएगी दोनों पार्टनर्स की। एक बार फिर से 3750 पर मंथ था, इंटू 12 करा तो एक साल की आई, लेकिन ये एक पार्टनर की आई है। 3750 इंटू 12 करूंगा तो एक साल की आएगी एक पार्टनर की, पर 2 पार्टनर है, इंटू 2 कर दिया क्योंकि ईच पार्टनर लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर, तो दोनों को निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। मतलब हर साल मुझे 90,000 माइनस करना पड़ेगा, माइनस 90,000 माइनस 90,000। तो अब मेरे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो इन सबका टोटल कर दूंगा, और एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट 5,000 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 1,35,000। और गुडविल हमें पता है गुडविल कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट में, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज। सो गुडविल इज इक्वल्स टू 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज, कितना बोला है 3 years इंटू 3, आंसर आ जाएगा 1,35,000 इंटू 3, 4,05,000 गुडविल। फाइन, अब आप करिए बाकी मेथड, सुपर प्रॉफिट का करिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज करिए। इजी वाला मैंने कर लिया, टफ वाले आप करिए। सर डन। आंसर सुपर प्रॉफिट का आ रहा है 67,500 और थर्ड वाले का आ रहा है 1,50,000 एंड फोर्थ वाले का आ रहा है 75,000। ठीक,
सर लास्ट वाले का 75,000 है क्या? हाँ, यस सर डन। ठीक है, डन, सबका हो गया। चलिए, सो अब सिखाने के लिए और कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में। तो अगेन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करना हो तो कर लीजिएगा। और ये आपके दोनों क्वेश्चन होमवर्क हैं, छोटे से हैं। और जहाँ तक एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, उसके मैंने आपको सफिशिएंट और ऑलमोस्ट हर तरीके के मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दिए हैं। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक उठाइए, इलस्ट्रेशन सॉल्व करिए, उसके बाद अनसॉल्व करिए, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। चलिए, बाय, हैव अ नाइस डे।